है हमारे स्क्रीन पर कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। यह जो दर्रा है, दर्रा कहते हैं पहाड़ी के बीच, दो पहाड़ों के बीच जो पतला संकरा सा प्राकृतिक रूप से तैयार किया हुआ रास्ता है वह दर्रा के नाम से जाना जाता है। यानी अगर दो पहाड़ स्थित है और इन दो पहाड़ों के बीच एक पतला सा रास्ता है आने जाने का, तो ये दर्रा कहलाता है। और जब हम लोग बिहार सरकार के एससीईआरटी की बुक को पढ़ेंगे तो वहाँ पर नाथुला की शहर नाम से जो है वो एक चैप्टर है, तो नाथुला दर्रा का हम वहाँ से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि नाथुला दर्रा जो है वो भारत के सिक्किम राज्य में है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि हम जो प्रश्न तैयार करते हैं वो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के किताबों का प्रश्न होता है। इसलिए दोस्तों हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप को वीडियो यह पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि बोमडीला दर्रा जो है यह भारत के किस राज्य में स्थित है। ये बोमडीला दर्रा इसका जो सही जवाब होगा कि यह जो दर्रा भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, जो कि भारत का सबसे पूर्वी छोर का राज्य है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ बोमडीला दर्रा स्थित है। इसी राज्य में जो है ये भारत का सबसे पूर्वी बिंदु इसी राज्य में स्थित है तथा जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो भारत में अरुणाचल प्रदेश में ही प्रवेश करती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पर देखिए दर्रा है और उसके आगे उससे संबंधित राज्य दिया हुआ है, जिसमें लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में है, सुमेलित है। रोहतांग दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में है, जो कि सुमेलित है। और पालघाट दर्रा जो है यह केरल में है, जो कि दक्षिण भारत की तीन जो प्रमुख दर्रा है, एक पालघाट दर्रा, एक थालघाट दर्रा और एक भोरघाट दर्रा, उसमें से पालघाट दर्रा जो है वो केरल में है, बाकी थालघाट और भोरघाट जो है वह महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर अभी हम लोग पहले प्रश्न में किए हैं कि नाथुला दर्रा जो है वह सिक्किम राज्य में स्थित है, लेकिन ऑप्शन में हमारे पास क्या दिया है अरुणाचल प्रदेश, तो यह गलत सुमेलित है। अर्थात इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, क्योंकि यहाँ प्रश्न ही पूछा जा रहा है कि जो सुमेलित नहीं है हमें उसे टिक करना है। तो प्रश्न आपको कंफ्यूज करेंगे, इसलिए हमको प्रश्न को समझ करके उत्तर करना है। नेक्स्ट सवाल है कि खैबर दर्रा जो है यह कहाँ स्थित है। खैबर दर्रा, तो खैबर, गोमल और बोलन दर्रा, ये सारे दर्रा जो है ये अफगानिस्तान में स्थित, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पर स्थित है। क्योंकि अधिकांश जो मध्य एशिया से लोग आए वो इन्हीं दर्रों से होकर के भारत में प्रवेश किए थे, खैबर, बोलन और गोमल दर्रा। तो यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से जो सबसे सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि खैबर दर्रा जो है यह पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर चल रही है। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है यह दक्षिण भारत में चल रही एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जो कि नर्मदा नदी पर चल रही है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब होगा। और सरदार पटेल की इसी नदी पर सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सरदार पटेल ही थे जिन्होंने भारत को एकीकृत भारत बनाया। यानी भारत जो छोटे छोटे रियासतों में आज़ादी के समय विभक्त था, तो उसे पूरा एकीकृत भारत बनाने का प्रयास इन्हीं का रहा है। क्वेश्चन छठा है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। फिर एक बार इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो सुमेलित नहीं में उत्तर करना है। तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा जवाहर सागर राजस्थान में सही है। नागार्जुन सागर जो है परियोजना यह आंध्र प्रदेश की है, यह भी सही है। और गांधी सागर नगर मध्य प्रदेश में है, यह भी सही है। शिव समुद्रम जो है यह केरल का नहीं है, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा छठा नंबर प्रश्न के लिए। नेक्स्ट सवाल है कि रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों को सिंचाई का पानी प्राप्त होता है। तो जो रिहंद बांध परियोजना है इससे मुख्य रूप से यह परियोजना जो स्थित है यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित परियोजना है, और इससे जो पानी मिलता है यह उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य को पानी मिलता है। यानी ऑप्शन नंबर सी इस 7वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, यानी किस जलप्रपात पर महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। तो इसका जो सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा दोस्तों वह होगा जोग जलप्रपात, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सबसे
करेक्ट आंसर होगा कि जोग जलप्रपात पर जो है महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है। नेक्स्ट सवाल है कि कर्नाटक में स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। कर्नाटक में जो स्थित बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है उसका नाम है, 9वां नंबर प्रश्न के लिए जो सही उत्तर है वह है तुंगभद्रा परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला है कि गंडक परियोजना जो है वह किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो गंडक जो है वो बिहार की एक प्रमुख नदी है जो नेपाल से बहते हुए बिहार से होकर के पटना के समीप गंगा में मिलती है। सोन जो जगह है सोनपुर, वह गंडक के किनारे ही बसा हुआ जगह है सोनपुर। यहाँ पर तो ये गंडक परियोजना जो है ये वाल्मीकि नगर के पास स्थित है, यानी बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के तरफ, और यह बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, यानी ऑप्शन इसका ए सही जवाब हो जाएगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है यह। अगला सवाल है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। भारत के जो प्रथम वायसराय हुए हैं, इससे पहले गवर्नर जनरल हुआ करते थे, लेकिन जब 1857 की क्रांति हुई तो 1857 की क्रांति के पश्चात जो महारानी विक्टोरिया का पत्र आया और लॉर्ड कैनिंग उस वक्त अंतिम गवर्नर यानी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग, तो उस वक्त उसके बाद जो है गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल की जगह पर वायसराय यानी कि वहाँ के ये का डायरेक्ट प्रतिनिधि जो है यहाँ शासन करना शुरू किया। तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल भी है और प्रथम वायसराय भी हैं। 11 का ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा कि प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और ये अंतिम गवर्नर जनरल भी हैं। नेक्स्ट सवाल है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। जो मुगल सम्राट हुमायूं जो है यह बाबर का पुत्र हुमायूं है और इन्हीं का पुत्र जो है अकबर हुआ। तो हुमायूं का जो मकबरा स्थित है यह दिल्ली के फिलहाल ये पुरानी दिल्ली के पास जो पुरानी दिल्ली का किला है वहाँ स्थित है, यानी ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि यह दिल्ली में स्थित है जिसका निर्माण हाजी बेगम ने कराया था। नेक्स्ट सवाल है कि हमारे शरीर में आनुवांशिकता की इकाई को क्या कहते हैं। यानी हमारे शरीर में जो आनुवांशिकता की इकाई है कि अपने जो माता पिता का गुण बच्चों में जो ट्रांसफ़र होता है उसे आनुवांशिकता के नाम से जानते हैं। तो इसकी इकाई जो है यह जीन के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा कि जीन का ट्रांसफ़र जो है वह अपने माता पिता से संतानों में होता है। यह आनुवांशिकता की इकाई जीन है। नेक्स्ट सवाल है कि जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में कौन ले जाते हैं। तो जीवों में जो चाहे वह मनुष्य हो या पशु हो तो उसके जो आनुवांशिक लक्षण हैं इसको माता पिता से जो बच्चों में ले जाने का काम है यह क्रोमोसोम के द्वारा होता है और ये अलग अलग चीज़ों में अलग अलग जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा कि ये आनुवांशिक लक्षण जो संतान में ले जाने का कार्य है यह कौन करता है, यह क्रोमोसोम के द्वारा किया जाता है। दोस्तों हर एक विषय यानी इतिहास हो, भूगोल हो, साइंस हो, सभी को हम इसमें कवर करते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि इससे आप बेहतर फ़ायदा उठा सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट आए तो वह आप तक पहुँचे। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन जो हमारे पास मौजूद है साइनोबैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है और विषाणु यानी वायरस है। तो इनमें से साइनोबैक्टीरिया जो है यह उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि मानव शरीर की कोशिकाओं में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़ों की संख्या कितनी है। यानी एक मानव शरीर में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो स्वस्थ मानव के शरीर में जो गुणसूत्र की जो संख्या है वह 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। स्त्री और पुरुष में जो 22 जोड़े गुणसूत्र होते हैं वो समान होते हैं और लास्ट जो एक जोड़ा गुणसूत्र है वह पुरुष के केस में जो है मेल के केस में एक्स और वाई होता है और फीमेल के केस में जो है वह एक्स एक्स होता है। तो यहाँ पर जब एक्स एक्स का फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर जो है संतान जो है वह पुत्री के रूप में प्राप्त होगा और एक्स वाई का फर्टिलाइजेशन होगा तो संतान जो है वह पुत्र के रूप में प्राप्त होता है।
तो इस प्रकार मनुष्य के शरीर में जो क्रोमोसोम या गुणसूत्र की जो संख्या है वो 23 जोड़ी है। अगर संख्या में पूछा जाए, ये जोड़ी में 23 जोड़ी है, कुल संख्या में 46 है, और 22 जोड़ी दोनों में यानी मेल फीमेल में समान होते हैं। अंतिम जोड़ी जो है वो पुरुषों में XY होता है और महिलाओं में XX होता है। तो ये हम लोग याद रखेंगे। XX के फर्टिलाइजेशन होने पर ही जो है वह पुत्री की प्राप्ति होगी, और XY का जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर उसमें जो है ये पुत्र की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार यानी साइंस के इस प्रश्न से यह स्पष्ट होता है कि पुत्र और पुत्री के लिए महिला किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग कि वह छोटा सा जीव कौन है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, यानी वह खुद विकास भी कर सकता है और अपना प्रजनन भी खुद करता है। सबसे छोटा जीव के रूप में वह कौन जाना जाता है, तो वह माइकोप्लाज्मा जाना जाता है, यानी ऑप्शन सी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है अगला कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, यानी इनमें से जो कोशिकांग हमारे ऑप्शंस में 4 है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका भित्ति है, जीव द्रव्य की उपस्थिति है और कोशिका का केंद्रक है। इनमें से कौन जो है पादप को और जंतु कोशिका को अलग अलग करता है? तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, जीव द्रव्य की उपस्थिति और कोशिका केंद्रक, ये तीनों जो है यह पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। और कोशिका भित्ति जो है वो केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, यह जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता। कोशिका झिल्ली के बाहर एक आवरण होता है जिसको कोशिका भित्ति के नाम से जानते हैं, यह केवल और केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जो कि सेलुलोज का बना होता है। और यह कोशिका जो है मतलब पौधे को रिजिडिटी यानी उसको मजबूती प्रदान करने का काम करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। एक और है जो प्लास्टिड बोलते हैं यानी वर्णक, जो तो ये वर्णक भी जो है केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि पौधे में फ्लोएम का मुख्य उत्तरदायी है। 2 प्रकार के उत्तर मुख्य रूप से पौधे में पाए जाते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो जाइलम का क्या काम है और फ्लोएम का क्या काम है? तो जाइलम का काम है कि जो जड़ में पौधे जो जड़ से पानी को ग्रहण करते हैं उसको पत्ती तक पहुंचाने का कार्य जाइलम के द्वारा किया जाता है। और पत्ती में जब भोजन तैयार होता है तो फिर उस भोजन को शरीर के में मतलब पौधे के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने का काम फ्लोएम करते हैं। तो यानी इस हिसाब से इसका ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा कि आहार वाहन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी है, यानी भोजन को पौधे के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने के लिए जो है वह फ्लोएम का कार्य मुख्य रूप से जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सवाल अगला है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? जो हमारे रक्तों का जो समूह है ए बी ओ और बी, तो इसमें जो है ए पॉजिटिव ए निगेटिव, फिर ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव, फिर उसी प्रकार से ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव। तो ये जो रक्तों के समूह की खोज है वो लैंड स्टीनर महोदय ने किया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा, जिसमें से रक्त ओ जो है यह मतलब ये जो है यूनिवर्सल डोनर के नाम से जाना जाता है, यानी यह रक्त समूह के लोग जो है यूनिवर्सल डोनर होते हैं। और जो ए बी है यह यूनिवर्सल जो है एक्सेप्टर है, यानी इसको जो है ये ग्राहकता के रूप में जाना जाता है, यानी ये किसी से भी ग्रहण कर सकते हैं। इससे भी प्रश्न बनता है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर है, कौन सा यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, तो याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के सिक्किम राज्य की जो जनसंख्या है वो सबसे कम है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब हो जाएगा। सबसे अधिक जनसंख्या जो है 2011 की जनगणना के अनुसार वह उत्तर प्रदेश का है। बिहार इसमें जनगणना के हिसाब से तीसरे स्थान पर है पूरे भारत में। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की स्थिति पूरे भारत में तीसरा है। और जो है जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार जो है वो प्रथम स्थान रखता है, क्योंकि बिहार में 1 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत जो है वो 1206 लोग रहते हैं। किस जनगणना के अनुसार? तो जनगणना 2011 के अनुसार। नेक्स्ट सवाल है कि बुध ग्रह में उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो जिस प्रकार से पृथ्वी का अपना एक प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा, उसी प्रकार से बुध ग्रह के पास अपना कोई भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि बुध ग्रह के पास 0 उपग्रह हैं। नेक्स्ट सवाल है कि संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, यानी संपूर्ण क्रांति का आह्वान इनमें से किसने किया था? तो यह जो संपूर्ण क्रांति है यह स्वतंत्रता के पश्चात
की यह क्रांति है, यानी जब भारत में 1975 में जो आपातकाल घोषित किया गया था तो उसके पश्चात की यह क्रांति हुई, जिसको लोकनायक जयप्रकाश नारायण या इन्हें जो है जेपी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाए। अगला सवाल है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है। तो राज्यसभा जो है यह संसद का ऊपरी सदन है, यानी अपर हाउस के नाम से जाना जाता है। इसके सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्षों का होता है। यह सदन कभी विघटित नहीं होता। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों की सदस्यता जो है वह पूरी होती है और फिर उस पर निर्वाचन होते हैं। और इसके जो सदस्यों की न्यूनतम सीमा है निर्वाचन के लिए वह 30 वर्ष है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। और उसके बाद जो है यह सदस्य इसके सदस्य जो हैं यह मतलब 6 साल के लिए निर्वाचित होते हैं। और जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, यानी जब तक वो उपराष्ट्रपति के पद पर विराजमान रहेंगे तब तक वो राज्यसभा के सभापति के रूप में जाने जाएंगे। फिर जब निर्वाचित होकर नए उपराष्ट्रपति आएंगे तो वो मतलब नए सभापति के रूप में जाने जाएंगे। सवाल है कि गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कहिए या सबसे बड़ी चोटी है। तो गुरु शिखर जो है यह अरावली पर्वत, जो भारत का सबसे प्राचीनतम पर्वत के रूप में जाना जाता है, अरावली पर्वत का सबसे बड़ी चोटी या ऊंची चोटी के रूप में जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन हुए हैं। शुंग वंश के जो संस्थापक है वो तो हम सभी याद रखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग हैं, जिन्होंने शुंग वंश की स्थापना किया है। और इसके जो अंतिम शासक है वो ये तो संस्थापक है पुष्यमित्र शुंग, अंतिम शासक के रूप में देवभूति जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट सवाल है कि पानी का जो सर्वाधिक घनत्व है वह किस तापमान पर होता है, यानी पानी का सबसे अधिक घनत्व किस तापमान पर होता है, 0 डिग्री, 4 डिग्री या 6 डिग्री। तो याद रखिएगा पानी 0 डिग्री पर बर्फ बनता है, 0 डिग्री पर ही वह तरल यानी द्रव की अवस्था में रहता है। 100 डिग्री तापमान पर वह वाष्पित होने लगता है, यानी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने लगता है। कितना पर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेकिन जो पानी का सर्वाधिक घनत्व है वो केवल 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस राज्य में होती है। तो भारत या विश्व का सर्वाधिक जो वर्षा मतलब भारत का जो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो मासिन राम के नाम से जाना जाता है। और मासिन राम जो है वो भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही जवाब के रूप में उत्तर जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो चंद्रमा पर उतरने वाले जो प्रथम व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं, जिनका नाम हम सभी याद रखते हैं, वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग है, यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है वो चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। और इनके साथ जो दूसरे व्यक्ति गए थे, जो साथ में ही गए थे, वह थे एडविन एल्ड्रिन। याद रखिएगा एडविन एल्ड्रिन जो है वो दूसरे व्यक्ति हैं। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व क्रिकेट कप विजेता कौन है, यानी विश्व एक दिवसीय क्रिकेट कप की बात हो रही है। तो प्रथम जो विश्व कप विजेता जो टीम है वह टीम है वेस्ट इंडीज। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। अभी जो अंतिम रूप से विश्व जो 2023 में हुआ है, ये प्रत्येक 4 वर्ष पर खेला जाने वाला खेल है, तो ये जो अंतिम 2023 में हुआ है इसका विजेता जो है यह ऑस्ट्रेलिया रहा है और उप विजेता के रूप में अपना भारत रहा है। याद रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट सवाल है कि भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो अधिकांश मात्रा में जो है यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो कि कृषि के लिए बहुत ही उपजाऊ मिट्टी के रूप में जानी जाती है। और जलोढ़ मिट्टी जो है यहाँ नवीन जलोढ़ को खादर और पुराने जलोढ़ को बांगर के नाम से जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, एक नवीन जलोढ़ यानी नया जलोढ़ जिसको खादर कहते हैं, और एक जो है पुराना जलोढ़ जिसको बांगर कहते हैं। तो ये मिट्टी जो है 2 प्रकार की पाई जाती है। अगला सवाल है कि डोलोमाइट धातु से हमें मतलब डोलोमाइट धातु में से किस धातु का अयस्क है। तो डोलोमाइट से किस धातु की प्राप्ति होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा कि जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट ये सबसे लोहा की प्राप्ति होती है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, डोलोमाइट से जो है हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट सवाल है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो शब्द का प्रयोग है वो किस संबंध में किया जाता है।
तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो शब्द है यह रक्तचाप का पता लगाने के लिए किया जाता है, यानी सिस्टोलिक जो प्रेशर है वो 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो सीधा 80 होना चाहिए। यानी इस प्रकार 120/80 जो है किसी भी सामान्य मनुष्य का जो रक्तचाप है वो 120/80 है। रक्तचाप मापने के लिए सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का प्रयोग किया जाता है और एक सामान्य मनुष्य के लिए 120/80 होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष नेटाल भारतीय कांग्रेस का गठन किया था। तो महात्मा गांधी ने जो नेटाल इंडिया कांग्रेस की गठन जो किया है यह इन्होंने कहाँ किया है, तो यह इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा कि यह 1894 में इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इसका गठन किया है। नेक्स्ट सवाल है कि सिरका में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है। जी 35वां नंबर सवाल का जो सबसे सही जवाब होगा कि सिरका में जो मुख्य रूप से रसायन मौजूद होता है वो हम सभी क्या नाम से जानते हैं, एसिटिक अम्ल, कि एसिटिक एसिड जो है वो सिरका में पाया जाता है। और हम ऑप्शंस में खोज रहे हैं कि सिरका में एसिटिक एसिड है जो कि यहाँ उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कि इथेनोइक एसिड जो है वो पाया जाता है। और इथेनोइक एसिड का ही नाम जो है वो एसिटिक नाम है। एसिटिक एसिड और इथेनोइक एसिड एक ही एसिड का नाम है। फॉर्मिक एसिड जो है यह लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है और बैटरी में जो है यह सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। दोस्तों अलग अलग विषयों से एक एक महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह सीरीज हम आपको कंप्लीट कराएंगे ताकि कोई भी प्रकार का जो परीक्षा आवे तो उसमें आपसे यह छूटना नहीं चाहिए। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच शेयर करना नहीं भूलिएगा। सवाल है कि नगर निगम के चुने गए मेयर का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो जो अपर हाउस हैं यानी सदन का, जैसे राज्य विधानसभा में जो विधान परिषद होता है वो 6 वर्ष का, राज्यसभा 6 वर्ष का। बाकी भारत में जितने भी प्रकार के चुनाव होते हैं तो वहाँ सभी का कार्यकाल जो है वो लगभग 5 वर्ष का होता है अधिकांश में। तो यहाँ मेयर का भी कार्यकाल ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चाहे लोकसभा के संसद का हो, विधानसभा के विधायकों का हो या ग्राम पंचायत के जो मुखिया सरपंच होते हैं उनका हो या फिर शहर में मेयर का हो या वार्ड पार्षद का हो, ये सभी का जो कार्यकाल होता है यह 5 वर्षों का ही होता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। 37 है कि जो नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में आने पर कैसा हो जाएगा। तो जो अम्लीय घोल के संपर्क में जब नीला लिटमस पत्र आएगा तो वह लाल होगा, लाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और लाल लिटमस पेपर जब नीला होगा तो वह घोल जो है क्षारीय जाना जाएगा। अगला सवाल है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध था। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और यह जो प्रसिद्ध था वह मिट्टी के बर्तन के लिए मुख्य रूप से प्रसिद्ध था। यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है 38 का सी सबसे सही उत्तर के रूप में आंसर जाना जाएगा। नेक्स्ट है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना है यह 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। इसी मौका पर महात्मा गांधी जब भाषण दिए थे तो बहुत फेमस हुए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट है कि कुकी जो जनजाति है यह भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो कुकी जनजाति का जो संबंध है यह भारत के उत्तर पूर्व भारत के मणिपुर राज्य से संबंधित है। ऑप्शन सी सबसे सही जवाब होगा। दोस्तों यहाँ 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग इसमें अभी कवर किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है और साथ ही साथ यह प्रश्न जो है आपको आने वाले परीक्षा में बहुत ये सफलता दिलाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिएगा। मिलते हैं हम अगले सेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।